बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो डिस्कशन है उसमें ओवरऑल अगर देखें तो क्वेश्चंस आर सो इजी। अच्छा, इसमें ना एक बात, मैंने इसको आज ही प्रिपेयर किया टेस्ट को प्रिपरेशन के वक्त जो है जब मैं कंपाइल कर रहा था तो आई ट्राई माई बेस्ट कि जो एम डी कैट का लेवल होता है वो ही रहे। कोई उसमें से जो है वो कोई ऐसा क्वेश्चन ना शामिल किया जाए जो कि डिफिकल्टी लेवल जो है वो एम डी कैट लेवल से मैच नहीं करता। सो ओवरऑल यूँ समझें कि इसी तरह का टेस्ट जो है वो आने के चांसेस होंगे और इसी तरह के टेस्ट आते हैं। अपने कॉन्सेप्ट जो है वो चेक करने का बेहतरीन ये तरीका टेस्ट ही होता है। तो वो आपको बता देता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। मेरे अकॉर्डिंग आज के टेस्ट में आपके 100% मार्क्स होने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट जी। क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पर देखें तो 4 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गिवन है, चार्ज गिवन है, आपको कहा है कि पोटेंशियल फाइंड करो। अब देखो हमें पोटेंशियल पता है क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। अब देखिए वर्क डन जो है यानी कि एनर्जी तो गिवन है 4 × 10⁻20, तो वो यहाँ 4 × 10⁻20 आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो यूनिट है यहाँ ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है जी, 1.6 × 10⁻19। अब आप इसको क्या करोगे, ज़ाहिर है कन्वर्ट करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह आ जाएगा 1.6 × 10⁻19। आप 16 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है 64, यानी ये 6.4 हो जाएगा और बचेगा यहाँ से 10⁻1, तो आंसर आपका 64 वोल्ट आ जाएगा। तो इसमें आंसर आपका जो है वो डेल्टा बनता है, यानी 64 वोल्ट आंसर बनेगा। तो आई होप सो कि ये सबका ठीक होगा। शुरुआत जो है वो स्टार्ट अच्छा होगा तो एंड भी अच्छा हो जाता है। तो अल्लाह खैर करेगी। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ये ज़रा गौर करना है। चूंकि ये जो है इसको आपने ग्राउंड कर दिया है, ये जो रॉड आपको मेटेलिक गिवन है इसको ग्राउंड किया हुआ है, ठीक है जी। सो कहता है ये अर्थ में एक मेटल शीट है, इसको आपने ग्राउंड कर दिया। अच्छा, अब गौर करें तो उसमें कहता है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट पी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली, पी पॉइंट के ऊपर और क्यू पॉइंट के ऊपर जो है वो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई पी और ई क्यू है, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी। अच्छा, अब जरा गौर से सुनना है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पता है के क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये तो हमें पता है कि ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होती है किसी भी पॉइंट चार्ज से। तो यहाँ तो कोई पॉइंट चार्ज नहीं बताया हुआ, यहाँ उन्होंने बताया है कि आप बताएं कि क्यू और पी पॉइंट पर जो है वो क्या होगा। इसका क्या मतलब है, जरा गौर से सुनिएगा। यहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज होना है, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है, यानी आप कह सकते हो कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है इज ऑलवेज क्या होती है, ये अलोंग दी डिक्रीजिंग पोटेंशियल होती है, ठीक है जी। सो इसकी जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज अलोंग दी डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होगी। अच्छा, अब अगर ऐसी बात है तो ज़रा गौर करें कि अगर इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लॉन्ग की डिक्रीजिंग पोटेंशियल होती है तो यहाँ पोटेंशियल हाई है, यहाँ आपने चार्ज रखा हुआ, ये ग्राउंड है, तो इसका मतलब है ये लो होगा। तो हाई पोटेंशियल से लो की तरफ आएंगे तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन है किस तरफ, हम कह रहे हैं अलोंग दी डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो इसका मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी क्यू पर, पी पे आते आते वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। तो आंसर आपका क्या कौन सा बनेगा यहाँ पे, डेल्टा, ठीक है जी। सो इसमें हमें जब भी इस तरह का क्वेश्चन है हमने देख लेना है कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है चूंकि वो अलोंग दी डिक्रीजिंग पोटेंशियल होती है और ज़ाहिर है नियर द चार्ज जो है वो वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और जो जो उससे दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती है। क्योंकि दोनों एस्पेक्ट से आप देख सकते हो, इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं और इस वाले कॉन्सेप्ट से भी हम इसको देख सकते हैं। आंसर इसमें कौन सा बनेगा, डेल्टा आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज सो इजी। इसमें उसने नेगेटिव चार्ज पूछा हुआ था, नेगेटिव चार्ज रेडियल इनवर्ड होता है। सो आंसर आपका डेल्टा, अगर पॉजिटिव पूछता तो वो रेडियल आउटवर्ड होता। तो आंसर इसमें कौन सा बन रहा है, डेल्टा आंसर बनेगा इसमें जी, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 4 और इट इज आल्सो सो इजी। इसमें उसने कहा क्या, गौर करें जरा, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया और डिस्टेंस जो है वो सेम है, तो अगर एरिया ऑफ द प्लेट और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसल आउट।
तो आपका जो कैपेसिटेंस है वो किसके इक्वल बन जाएगी, एप्सिलॉन नॉट के इक्वल बन जाएगी। तो सिंपल इस फॉर्मूले में आपने एरिया और डिस्प्लेसमेंट को कैंसिल आउट कर देना था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी बहुत सिंपल है। इसमें आपको डिस्टेंस गिवन है, वोल्टेज गिवन है, आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है V/D। अब यहाँ पर जो है वो वोल्टेज आपको कितनी बताई हुई है 10, लेकिन गौर करें कि जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में, आपने उसको मीटर में पुट करना है। तो मीटर में पुट करेंगे तो ये 10⁻² आ जाएगा, या 0.01 आएगा। तो ये सेंटीमीटर से जब इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो ये 10⁻² बनेगा। ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, +2। इसका मतलब है आपका आंसर जो है वो यहाँ पर क्या बनना चाहिए, 100 × 10। तो ये कितना हो जाएगा, 1000 N/कूलम। इसका मतलब आंसर आपका कौन सा बनेगा, बीटा आंसर यहाँ बनेगा। सो यूनिट्स का ख्याल रखा करें, स्पेशली यहाँ मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट भी बहुत सिंपल है जी क्वेश्चन। इसमें मैंने आपको बताया था टोटल चार्ज जब भी हमें फाइंड करना हो टोटल चार्ज, तो वो होता है Q इज इक्वल टू NE। यहाँ टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपको कितने बताए हुए हैं, 5 × 10⁻21। तो हर एक में से अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उस पर चार्ज कितना होगा, 1.6 10⁻⁻19। तो मल्टीप्लाई करें, 16 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है वो 80 होता है ना, तो 1.6 मल्टीप्लाई 5 8 आ जाएगा। और ये 10⁻21 है, ये -19 है, तो आंसर 8 × 10⁻2, मतलब यहाँ 800 आंसर आना था, चार्ली। नेक्स्ट है जी इसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी इजी है जी। इसमें जस्ट आपने जो फॉर्मूला पुट करना था F फोर्स पर यूनिट चार्ज वाला। फोर्स यहाँ 0.01 गिवन है, डिवाइडेड बाय 1.2 10⁻⁻5। मैंने कंप्लीट सोल्यूशन इसलिए दिया है, समटाइम्स जो है वो क्या होता है कि आप लोग पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे होते हैं कैलकुलेशंस में। सो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। देखें मैंने कैसे सॉल्व किया है, 0.01 ओवर 10⁻⁻5। अब 0.01 होता है 10⁻², ये -5 ऊपर आकर +5 हो गया। अब मैंने सिंपली 1/1/2 × 10⁻³ यहाँ तक आ गया। अब मैं ऑप्शन देखूंगा और हमें मुझे प्रेडिक्ट करना क्या आंसर क्या है, ठीक है जी। अब इसका मतलब है कि अल्फा भी नहीं हो सकता, वो 10⁻6 है, बीटा भी नहीं हो, चार्ली भी नहीं हो सकता। आंसर इसका मतलब है या बीटा है या बीटा भी नहीं हो सकता, ये भी 10⁻⁻ क्या है, 6 है। तो पावर ज्यादा आ रही है इनमें, तो ये तीनों आंसर नहीं हो सकते। तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर कौन सा होना चाहिए, डेल्टा। तो बगैर सोल्यूशन के भी कई दफा आप आंसर प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी आगे सॉल्व करना है तो आगे कर लेते हैं। 1/1.2। अच्छा, अब ये 1.2 है, इसका पॉइंट में अगर रिमूव करूंगा तो ऊपर जाके 10 हो जाएगा, 10/12। अब 10/12 का मतलब है 5/6 हो जाएगा, 5/6 मीन 8.3। और ये 0.83 आएगा, 5/6 जो है वो 0.83 आएगा। इसका मतलब आपका आंसर 8.3 × 10⁻² न्यूटन पर कूलम बनना है। तो समटाइम्स इन शॉर्टकट वे में आप आंसर डायरेक्टली भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये देखो यहाँ हमारा पावर फैक्टर आ रहा है 3। सो यहाँ अगर आप डिवाइड करोगे तो ये और कम होना चाहिए, यानी 10⁻² के राउंड आंसर आ रहा है। यहाँ 10⁻6 है, यहाँ भी 6 है, इधर भी 6 है, तो A B C तीनों आंसर नहीं हो सकते। इसका मतलब आंसर डेल्टा है, और डेल्टा देखें आंसर आपका बन गया। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, डेट इज आल्सो सो इजी। इसमें कहता है जी कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक +2 कूलम और दूसरा +6 कूलम, रिपेल ईच अदर, उनके दरमियान फोर्स है 12 मीटर। अगर -2 कूलम चार्ज ऐड कर दिया दोनों में, तो बताएं न्यू फोर्स क्या होगी। देखो फोर्स हमारे पास जो है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। अगर इनमें से कोई एक भी जीरो हो गया तो फोर्स जीरो हो जाएगी। अब जब -2 जो चार्ज है वो +2 वाले में ऐड करोगे तो -2 +2 क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब है Q1 जीरो हो जाएगा, तो फोर्स भी जीरो हो जाएगी। इसका आंसर अल्फा बनेगा। 9 में द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K एज एन इंसुलेटर कैन नॉट बी, इंसुलेटर के लिए इसकी वैल्यू इन्फिनिटी नहीं हो सकती। एप्सिलॉन आर जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 तो होता है इंसुलेटर के लिए, कभी भी लेस देन 1 नहीं हो सकता। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो है वो कंडक्टर के लिए जो है वो इन्फिनिटी होती है, ठीक है। जो अगर आपके पास जो है वो मेटल है, मेटल्स के लिए स्पेशली अगर स्टेटमेंट आ जाएगी, ये बताएं कि रिलेटिव परमेबिलिटी फॉर मेटल्स क्या होती है, तो मेटल के लिए जो है वो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इंसुलेटर के लिए नहीं हो सकता, इंसुलेटर का जो है वो फाइनाइट वैल्यू ही होती है, और दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और जी
10 जो है वो कहते हैं कि इनसाइड द होलो स्फीयर जो है ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली आपका, और कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास कोई होलो स्फीयर है डेट इज चार्ज, उसके आउटसाइड जो है सरफेस जो चार्ज है, हमने इसको डिस्कस किया था, हमने नाम दिया था इसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस का। तो अगर इसकी सरफेस के ऊपर जो है वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इसकी सरफेस से लेकर इनसाइड हर जगह जो है पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। अगर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जैसे मैंने आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस में कहा था, अगर उसका पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, फिर वो जीरो हो जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा तो वर्क डन अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस भी जीरो, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड जीरो। लेकिन क्योंकि उसने पोटेंशियल की बात की, हम कहेंगे पोटेंशियल जो है वो इनसाइड हर जगह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है जी। सो इसमें आंसर अल्फा होगा जी। 11 आई थिंक सो, फिर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है एज डेट ऑफ 8, इसमें भी -4 माइक्रोकूलम जो है वो आपने ऐड किया है, तो -4 और +4 जो है ये देखें, प्लस एंड माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो। अगर दोनों में से कोई एक चार्ज भी जीरो हो गया, फोर्स जीरो हो जाएगी। इसमें भी आपका आंसर कौन सा बनेगा, डेल्टा आंसर ही बनेगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 12, और दैट इज आल्सो सो इजी। इसमें हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्यू वी। अच्छा, अब यहाँ से इज इक्वल टू क्या होता है, वी ओवर डी, पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इसका मतलब है कि वी किसके इक्वल होगा, वो ई डी के इक्वल होगा। तो जस्ट यहाँ पर आपने पोटेंशियल की वैल्यू पुट करनी थी पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले से, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा W इज इक्वल टू क्यू वी की बजाय क्या आ जाएगा, ई इंटू डी आ जाएगा। तो ये सिंपल आपका आंसर कौन सा बनेगा, चार्ली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर है जी आपके पास 13। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी हैं, और उसमें हमने पढ़ा था वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर होंगी वहां इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा होती है, और जहां एक दूसरे से वो अवे होंगी वहां इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो इसमें जो कि हम कह रहे हैं ए पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और क्लोजर, इसका मतलब है आपका आंसर जो है वो अल्फा बनेगा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है डायग्राम। तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बी पे कम हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है, इसमें जो नेगेटिव साइन आता है ये क्या शो करता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज अलोंग दी डिक्रीजिंग पोटेंशियल होती है। तो ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है, इसके साथ ये जो नेगेटिव साइन है, ये कन्वेंशन ही हमें बता रहा है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी दैट इज ऑलवेज अलोंग दी डिक्रीजिंग पोटेंशियल जो है। तो उसकी डायरेक्शन अगर हमें डिसाइड करनी हो, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें जो है वो जो है एक मेटल प्लेट को ग्राउंड की कर दिया था, तो ग्राउंड का मतलब है वो लो पोटेंशियल और चार्ज हाई पोटेंशियल पे था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है डेट मस्ट बी अलोंग दी डिक्रीजिंग पोटेंशियल। डेट इज द रीजन कि हमने जो है उसको आंसर किया कि जो है वो पहले फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बाद में वो कम होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है डेट इज आल्सो सिंपल है जी, 15 वाला। और इसमें ज़रा गौर करें तो हमें ना यहाँ पर दोनों कॉन्सेप्ट्स चाहिए। एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, और के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अच्छा, जो चार्ज है वो टोटल चार्ज क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू एन ई के इक्वल होता है, क्यू इज इक्वल टू एन ई। अच्छा, अब देखो गोल्ड न्यूक्लियस हमें बताया हुआ है रिप्रेजेंटेड बाय, अब यहाँ उसका अगर आप गौर करें तो ये 79 हमें क्या गिवन है, ये जो है उसका चार्ज नंबर गिवन है। अगर आपको याद हो तो हम जो है ना चार्ज नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो, उसको हम चार्ज नंबर कह रहे होते हैं। सो इट मींस कि वो कहता है व्हाट इज द एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सरफेस ऑफ एन आइसोलेटेड गोल्ड न्यूक्लियस। सो इट मींस कि उसके न्यूक्लियस में जो जितने नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स हैं वो 79 है। अब टोटल चार्ज होगा, अब एन जो है वो कितना है, टोटल कितना उसने कहा 79 वो प्रोटॉन्स है, हर एक पे चार्ज कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वली होगा। सो यानी पॉजिटिव होगा लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन, तो 79 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है जी। इसका मतलब है यहाँ पे जो टोटल चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, वो आपका जो है वो 79 ई के इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें आपने, जो कि उसने कहा कि व्हाट इज द एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पूछी हुई है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आनी है, ये फोर्स नहीं आनी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पूछी हुई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास क्या आ गई, के
ठीक है जी। अब टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, आर स्क्वेयर। ठीक है जी। अच्छा, अब के जो है उसकी वैल्यू तो हम पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो हमें ज़ाहिर है यहाँ से पता चला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया। अब चार्ज, जो टोटल चार्ज है जो न्यूक्लियस के ऊपर होगा, वो इस फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे, Q इज इक्वल टू एन ई। अब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में इस फॉर्मूले से जरा देखें कितने कह रहा है, 79 उसका चार्ज नंबर है। तो 79 यानी एन की वैल्यू Q की जगह एन आ जाएगा ना, एन ई 79, और ई मीन वन प्रोटॉन पे चार्ज, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, आर स्क्वेयर। तो इसका मतलब है कि आपका आंसर जो है वो कौन सा बनेगा, बीटा आंसर बनेगा। और सिंपल किया, कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ Q की वैल्यू पुट की है। Q इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई होता है। तो जो न्यूक्लियस के ऊपर टोटल चार्ज होगा वो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उनके इक्वली चार्ज होगा ना। तो यहाँ चार्ज नंबर 79, इट मींस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में कितने होंगे, 79। तो आंसर आपका कौन सा बन जाएगा, बीटा जी। नेक्स्ट जो है जी क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसमें सिंपल है जी। इसमें आपको जस्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस एट सेपरेशन इज आर। तो यहाँ कांस्टेंट के जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। एक तो सिस्टम ऑफ यूनिट पे भी डिपेंड करता है, और मीडियम बिटवीन द चार्जेस, चार्ज की वैल्यू पे भी डिपेंड कर रहा होता है। इसलिए जो है वो इसमें आंसर आपका जो है वो कौन सा बनेगा, चार्ली आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है जी। So it depends on the both system of units and the medium between the charges. 70 ऐसे यूनिट जो है वो एप्सिलॉन नॉट का कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और वैल्यू 8.85 10⁻12 होती है। यूनिट भी याद रखने हैं आपने, और इसमें जो है वो आपने ज़ाहिर इसकी वैल्यू को भी याद रखना है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है जी आपके पास, ये भी इजी क्वेश्चन है, डेट इज आल्सो सो इजी। इसमें जो करना क्या था, सिर्फ देखिए आपको ना वहाँ क्वेश्चन पढ़ने के फौरन बाद ये प्रिडिक्ट करना है कि हमें फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है। देखो बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ उसने कहा है कि व्हेन अलाउड फ्रॉम रेस्ट थ्रू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो ज़ाहिर उसके ऊपर वर्क डन होता है। तो वो जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है, आपने पढ़ा हुआ W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। अब वो जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होगा, जितनी वो एनर्जी गेन करेगा। और एनर्जी यहाँ गेन चार्ज क्या कहता करता है, काइनेटिक एनर्जी की इक्वल 1/2 mv² इज इक्वल टू क्यू वी। यहाँ से वी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2q/m। अच्छा सा गौर करें, उसने अब कंडीशंस क्या गिवन है। कंडीशन उसने कहा मैस सेम होगा, मैस सेम होगा, पोटेंशियल भी सेम होगा। तो दो चीजों को उसने ना कांस्टेंट कर दिया, मैस को भी कांस्टेंट कर दिया, पोटेंशियल को कांस्टेंट कर दिया। 2 इज ऑलरेडी कांस्टेंट। इसका मतलब है यहाँ स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो कि इधर वी स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ चार्ज बन जाएगा। तो एक ही वेरिएबल बचा, कौन सा, चार्ज। तो वी ए ओवर वी बी यानी स्पीड ऑफ ए ओवर स्पीड ऑफ बी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट Q1 ओवर Q2। Q1 Q की बना है, जबकि Q2 की वैल्यू 4Q की बना है। Q से क्या हुआ, कैंसिल आउट। आपके पास आंसर 1:2 आंसर आ गया। तो इसका आंसर आपको कौन सा बनेगा, चार्ली आंसर बनेगा। नेक्स्ट इसमें 19 जो है डेट इज आल्सो सिंपल वन। यहाँ इक्वी पोटेंशियल सरफेस की हम बात कर रहे थे। इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होती है, अब ये एक स्फीयर है, तो ये सारी इक्वी पोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। ठीक है। और हमने कहा था कि वर्क डन अलोंग द इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है वो क्या होता है, जीरो। जो कि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। ठीक है जी। तो हर जगह अगर पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, जीरो। ठीक है जी, चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो गया। अब वर्क डन का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है जी, क्यू वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू डेल्टा वी। ठीक है जी। इसका मतलब है कि डेल्टा वी जीरो, तो वर्क डन भी जीरो। तो इक्वी पोटेंशियल के ऊपर वर्क डन अलोंग द इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है वो क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब आप किसी भी पाथ को फॉलो करें जो कि आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर मूव कर रहे हो, तो वर्क डन जो है वो सेम ही होगा। इसलिए आपका आंसर कौन सा बनता है, डेल्टा आंसर बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज आल्सो सिंपल वन। इसमें W इज इक्वल टू क्यू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपको जो है वो यहाँ पर बताया हुआ 1 किलो वोल्ट जो है वो
क्या है जी, चार्ज और सॉरी पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला सिंपल, यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या अप्लाई किया, QV। ठीक है जी। अब जो आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, और वोल्ट जो है वो आपको कितना बताया हुआ है, 1 किलो वोल्ट। तो आपका जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, 1 किलो वोल्ट। अच्छा, समटाइम्स यहाँ यूं भी होता है कि उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है, तो एनर्जी का मतलब कन्वर्ट करेंगे तो आप ज़ाहिर है इसको 1.6 × 10⁻⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ तो सिंपली आपको आंसर जो है वो बीटा। अच्छा, ये जो वैल्यू हमें यहाँ गिवन है 1840 टाइम्स हैवियर देन, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए। जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन में सारी वैल्यूज गिवन है उनको आपने जो है वो कसम खाई हुई है कि उनको कहीं ना कहीं जो है वो यूज जरूर करना है। आप में से बहुत सारे बच्चे जो है ना इस 1840 को उन्होंने ना किसी तरह से इस फॉर्मूले में एडजस्ट जरूर किया होगा माशाल्लाह। आपके आप जो है ना ऐसे करते हैं कि ये जो दे दी है ना बस इसको हमने ना किसी तरह से ना फॉर्मूले में ना जो ना घुसा ही लेना है। तो माशाल्लाह जो है ना आप कोई ना कोई इसका जुगाड़ लगा लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि जो वैल्यूज गिवन है वो सारी की सारी आपको जो है वो यूज़ करना है। सेकेंडली, ये भी ज़रूरी नहीं होता कि सारी की सारी डायरेक्टली गिवन हो, कुछ इनडायरेक्टली भी गिवन होती हैं कुछ क्वेश्चंस में। सो ये 1840 जस्ट आपको वैसे इन्फॉर्मेशन दे के उसने कंफ्यूज करने की कोशिश की आपको। नेक्स्ट जो है जी, इसमें क्वेश्चन नंबर 20 दैट इज आल्सो सो सिंपल। इसमें आपने फॉर्मूला यूज करना है पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला ही, और आपका आंसर आ जाना है। ठीक है जी, आई होप सो ये सबने सॉल्व कर लिया होगा। E इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है V/D, ऐसे ही ना, V/D, डेल्टा V/D। अच्छा, यहाँ पर जो है वो आपको 0.2 वोल्ट गिवन है, 0.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो ऊपर आ गया 0.2, नीचे भी 0.2। तो इसमें जो है वो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपका 1 आ गया। इसका मतलब है अल्फा आंसर बन गया 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, क्योंकि डिस्टेंस आप सेंटीमीटर में ले रहे हो। अगर आप गौर करें तो न्यूटन पर कूलम जब आंसर आएगा तो इसका मतलब है तब आपको डिस्टेंस को मीटर में लेना पड़ेगा। तो नीचे छोंके जो है वो आपका आपका 0.2 सेंटीमीटर था, तो 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻²मीटर। ये 10⁻⁻² ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, ऊपर जाके ये 100 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आंसर आपका जो है वो 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर भी आ सकता है, और जो है वो 100 वोल्ट पर मीटर भी हो सकता है। तो इसमें आंसर जो आपका दोनों बनेंगे, यानी कि अल्फा भी ऑप्शन ठीक बनेगी अगर आप डिस्टेंस को सेंटीमीटर में यूज कर लेते हैं, और चार्ली भी ऑप्शन आपकी बन जाएगी। इसका मतलब आंसर आपका यहाँ पर डेल्टा आंसर बनना था। नेक्स्ट जो है जी 22nd जो है, टू लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इलेक्ट्रिक डेंसिटी ओनली हैव वन डायरेक्शन एट ए गिवन पॉइंट, तो इसका आंसर डेल्टा है। यहाँ देखिए उसने एप्सिलॉन आर को के कह दिया बस, बाकी तो फॉर्मूला आपको एनर्जी डेंसिटी का पता है, 1/2 एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। तो यहाँ एप्सिलॉन आर की जगह उसने उसको के कहा है, बाकी तो वही फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी का, बीटा आंसर है। 24 हमने लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। कहता है अगर एक प्लेट को रिमूव कर दें तो बताएं इसके ऊपर जो अभी फोर्स लग रही है वो कितनी है, 2F। अब जरा गौर करना है कैसे। अभी चूंकि ना वो कहते हैं इसके ऊपर फोर्स F लग रही है, इस टाइम इसके ऊपर फोर्स F है। इस F में से अगर आप गौर करो तो हाफ जो है वो ऊपर वाली प्लेट इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही होगी, इस F में से हाफ नीचे वाली प्लेट उसके ऊपर अप्लाई कर रही होगी। ठीक है जी। और क्यों, क्योंकि देखे ना एक प्लेट अगर पॉजिटिव है आपकी तो दूसरी प्लेट नेगेटिव है, ऐसे ही ना जी। अगर एक प्लेट जो है उसने उसको फोर्स ऑफ रिपल्शन देनी है, यानी उसने उसको जो है ना वो क्या करना है, रिपेल करना है, तो दूसरी वाली ने उसको क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। तो दोनों फोर्सेज आपस में एड अप हो जाती हैं। अगर ये F/2 है तो ये भी F/2, तो F/2 प्लस F/2 क्या हो जाएगा, F। अच्छा, अगर हम इसमें से एक वाली प्लेट को रिमूव कर देते हैं, इफ वन ऑफ द प्लेट इज रिमूव्ड, इसमें से एक को जो है वो अगर हम रिमूव कर देते हैं तो क्या होगा कि उसके ऊपर जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी, हाफ रह जाएगी। ठीक है ना, तो उसमें जो फोर्स है वो हाफ हो जाएगी। तो इसमें आंसर जो आपका कौन सा बनना है, बीटा, क्योंकि यहाँ उसने बताया हुआ है कि फोर्स जो है वो आपकी क्या है, एफ है। तो अगर एक प्लेट इसमें से रिमूव कर देंगे तो फोर्स जो है वो आपकी क्या हो जानी है, डेट वुड बिकम हाफ जो है। ठीक है जी। अब यहाँ से जो है वो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन जो है 25
आगे इजी इजी है जी 25 में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट फैराड, सिंपल है जी, कूलम पर वोल्ट। फैराड जो है वो हम देखें क्या होता है जी, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, ऐसे है ना जी। तो यहाँ से C इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई V। तो कूलम पर वोल्ट जो है वो आपका क्या बन जाएगा, कैपेसिटेंस जो है, तो 1 फैराड यानी कि फैराड का यूनिट होता है, तो इसमें आंसर आपका कौन सा बनेगा, बीटा। 26 वाला क्वेश्चन जी, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो है वो कहते हैं जी कि 50 माइक्रो फैराड जो है वो कैपेसिटेंस है, 10 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल है। U इज इक्वल 1/2 CV स्क्वायर होता है, तो 1/2 C की वैल्यू 50 इंटू 10⁻⁶, V स्क्वायर 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास ये आंसर 25 इंटू 10⁻⁻4, ये 2.5 इंटू 10⁻³ आंसर आ जाएगा, अल्फा आंसर इसमें बनेगा जी। 27 जी, ये सिंपल है। 27 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स जो है वो अनचेंज जो है वो, हमें पता है जब भी हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करते हैं एक क्वांटिटी जो है वो चेंज नहीं होती, वो कौन सी है, वो है चार्ज। टोटल चार्ज जो है वो रिमेन कंजर्व जब आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करते हो। तो बिफोर प्लेसिंग का डाइलेक्ट्रिक मीडियम चार्ज जो है वो प्लेट के ऊपर यूनिफॉर्मली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम आप रखते थे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो जाती थी, यानी चार्ज जो है वो एक साइड पे प्लेट के जो है वो इकट्ठा हो जाता है, लेकिन बाकी प्लेट तो सारी खाली रहती है, सिर्फ चार्ज जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है एक साइड पे। तो इसका मतलब है टोटल चार्ज रिमेन सेम। इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीज कर जाती है, पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, बट टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें टोटल चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहता है। 28 जी, if the charge on the capacitor is doubled then capacitance जो है that will remain same। capacitance जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। उसकी रीजन क्या है, कि अगर आप गौर करें तो इसमें जो है वो अगर जो है वो हम कहें कि देखो अगर हम कैपेसिटेंस को डबल करते हैं तो देखो हमने पढ़ा हुआ है कि चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, तो अब देखो आपने अगर चार्ज को डबल किया, चार्ज को डबल करेंगे तो पोटेंशियल भी डबल हो जाएगा, ऐसे ही ना, चूंकि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल। अब देखो यहाँ पर जो है वो हम फॉर्मूला कहते हैं C इज इक्वल टू Q/V। अब चार्ज डबल हुआ तो ज़ाहिर है चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। हम कहेंगे कि कैपेसिटेंस जो है वो क्या रहेगी, विल रिमेन सेम। तो याद रखना है कैपेसिटेंस जो है ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन कनेक्टेड टू अ बैटरी, तो वो बैटरी के पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है जी। नेक्स्ट है इसी तरह से जी क्वेश्चन नंबर 29, इसमें जो है वो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जी। इसमें कहता है कि ये बताएं कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर हम उसको फुली चार्ज करना चाहें तो इस तरफ चूंकि रजिस्टर ही लगा हुआ है, तो इसको ओपन रहने दें, इसको क्लोज कर दें। अगर मैं S1 को क्लोज कर दूंगा तो ये जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा कैपेसिटर। ठीक है। सो अगर हम ये S2 को क्लोज कर देंगे तो ज़ाहिर है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इधर इस वाले लूप में किसी भी किस्म की कोई बैटरी नहीं है। तो आप देखें बैटरी सिर्फ इसी लूप में है, इसका मतलब है आपका आंसर जो है वो कौन सा बनता है, डेल्टा S1 को जो है ना वो क्लोज कर दें इस वाले को, जबकि S2 को ओपन रहने दें। तो इसको ओपन रहने देंगे, इसका मतलब यहाँ से करंट पास नहीं करेगा, तो ये वाला सिर्फ जो है वो चार्जिंग के लिए यूज होगा। जब आप इसको ओपन करके इसको क्लोज कर देंगे तो कैपेसिटर जो है वो स्टार्ट्स गेटिंग डिस्चार्ज। नेक्स्ट जो है जी इसमें क्वेश्चन नंबर 30 वाला जो है, इसमें क्या करना आपने, हमें जो है वो 0.1 कूलम जो है वो क्या दिया हुआ चार्ज, 200 वोल्ट जो है वो क्या दिया हुआ पोटेंशियल, कहता है एनर्जी फाइंड करो। तो यहाँ देखो एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 Q/V वाला फॉर्मूला अप्लाई होना है। अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ क्या करना शुरू कर देते हैं, दे स्टार्ट्स के अज्यूमिंग के वो एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 CV स्क्वायर ही यूज कर रहे हैं। आपको जो है वो अगर चार्ज और वोल्टेज गिवन है, तीनों फॉर्मूले आपको मैंने बताए हैं कौन कौन से, 1/2 Q/V, 1/2 CV स्क्वायर और 1/2 Q स्क्वायर ओवर C, ये तीनों फॉर्मूले जो है वो यूज हो सकते हैं। तो यहाँ जस्ट आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना था, 1/2 Q जो है वो चार्ज आपको गिवन है कितना, चार्ज गिवन है 10, 0.1, 0.1 को हम 1/10 भी कह सकते हैं, तो मैं उसको 1/10 कह लेता हूँ। इनटू जो है वो V कितना है 200, ऐसे ही है जी। तो एक जीरो इससे कैंसिल आउट हो गया, बाकी आंसर 10 ही बचेगा, तो आंसर आपका कौन सा, चार्ली। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन, ये भी सिंपल है। टाइम कांस्टेंट हमें पता है, जो ऑलरेडी पता है कि
आर सी किसके इक्वल होता है, टी के इक्वल होता है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो इसका मतलब है यूनिटलेस, सेम क्वांटिटीज की रेशियो यूनिटलेस होती है। स्ट्रेन भी जो है वो इसका भी कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये भी रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज है। इसलिए आपका आंसर यहाँ जो बन रहा है वो क्या है जी, इसमें आंसर जो बनेगा चार्ली। 32nd वाला जी, इसमें भी इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डबल्ड, एनर्जी स्टोर जो है, तो हमें पता है कि 1/2 सी वी स्क्वेयर, यहाँ 1/2 वी की वैल्यू पुट कर दें। वी की वैल्यू पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होती है, ई इंटू डी, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर स्क्वेयर है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 सी ई स्क्वेयर डी स्क्वेयर। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी स्टोर जो है कैपेसिटर की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है ई स्क्वेयर। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आप डबल कर दोगे तो एनर्जी स्टोर जो है वो कितने टाइम हो जानी चाहिए, 4 टाइम्स हो जानी चाहिए। नेक्स्ट जो है जी, इसमें क्वेश्चन आपका जो है वो 33, दैट इज आल्सो सिंपल, सो सिंपल। इसमें 1/2 सी वी स्क्वेयर 1/2 क्यू स्क्वेयर ओवर सी हमने पढ़ा हुआ है। जब देखो आप कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करते हो तो चार्ज जो है ये तो रहता है कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट रहता है, जाहिर है अभी ऊपर हमने डिस्कस भी किया है इसको, चार्ज चेंज नहीं होता। लेकिन इसका मतलब है कि जब आप मीडियम रखेंगे कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब है एनर्जी स्टोर जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, यहाँ ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब आप रखते हो तो कैपेसिटेंस भी इफेक्ट करती है, पोटेंशियल भी इफेक्ट करता है, ऐसे ही है ना जी। हम जब डायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन देख रहे होते हैं तो उसमें बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर आप गौर करें तो मैंने सेकंड वाला फॉर्मूला इसलिए यूज किया, इसमें ये जो चार्ज है ये तो कांस्टेंट रहेगा, इसका डायरेक्ट मीडियम रखते हैं तो चार्ज कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब है यहाँ पर एनर्जी जो है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, कैपेसिटेंस, अगर चार्ज कांस्टेंट रहता है। तो आप देखें डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से जो कि कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है, इसका मतलब है एनर्जी जो है वो स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है आपका 34, ये भी सिंपल है जी। इसमें फॉर्मूला आपने यूज करना है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। तो अगर हम सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स को जो है वो सिर्फ डिपेंड करेगी, टाइप ऑफ द मेटल यूज पे नहीं डिपेंड करती, पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स अभी मैंने बात की है कि बैटरी के पोटेंशियल पे कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करती, थिकनेस ऑफ द प्लेट पे भी डिपेंड नहीं करती, सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, थिकनेस ऑफ द प्लेट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती कैपेसिटेंस। इसलिए आंसर आपका क्या है, डेल्टा। 35 हमने इसको लेक्चर में भी डिस्कस किया था, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो बैटरी है उसने जो एनर्जी है वो कितनी प्रोवाइड करनी है, Q इंटू वी। क्योंकि वर्क डन बाय द बैटरी हमने पढ़ा हुआ है वो किसके इक्वल होता है, W इज इक्वल टू क्यू वी, ऐसे ही है। अब जो प्लेट के ऊपर जो एनर्जी स्टोर होनी है वो भी हमने पढ़ी है, U इज इक्वल टू 1/, क्योंकि उसके ऊपर एवरेज चार्ज स्टोर हो रहा होता है, यानी मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो 1/2 क्यू इंटू वी। ठीक है जी। अब इसका मतलब है एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी जो है वो आपके पास क्या है, क्यू वी, जबकि उसका हाफ जो है वो जाके यहाँ स्टोर हो रहा है। तो इसका मतलब है अगर आप 100% बैटरी जो है वो एनर्जी अगर प्रोवाइड कर रही है तो उसका जस्ट 50% जो है वो जाके जो है वो स्टोर हो रहा होता है ऑन दी प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। सो इसका आंसर जो है वो आपका 50% बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जी आपका 36, ये भी सिंपल है जी। चूंकि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो है वो क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक जो है वो फोर्स, और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसका मतलब है कि अगर जो है वो आप डिस्टेंस जो है आप देखें ना, आपने फोर्स कहता है जी 16 टाइम्स करनी है, 16 टाइम्स। तो वो क्या करेंगे, आप डिस्टेंस जो है उसको 1/4 टाइम्स जो है रिड्यूस कर दें। अगर डिस्टेंस 1/4 टाइम रिड्यूस करेंगे, 1/4 का स्क्वायर क्या होगा, 1/16, 16 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका आंसर 16 टाइम्स आ जाएगा। तो इसमें आंसर आपका क्या बनना है, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, इस ये सिंपल है जी, फॉर्मूला हमें पता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम आने से फोर्स रिड्यूस करती है, तो एफ ओवर एप्सिलॉन आर आंसर आ जाएगा। 38 जो है इसमें भी वही फॉर्मूला है जी, बी इज इक्वल टू वी डी वाला फॉर्मूला पोटेंशियल ग्रेडियंट का, ये हम नंबर ऑफ टाइम्स होके इसको सॉल्व कर चुके हैं। ई इज इक्वल टू वी बाय डी, पोटेंशियल भी गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है, लेकिन डिस्टेंस आपको सेंटीमीटर में गिवन है, इसको मीटर में चेंज कर लेना है। तो आपका आंसर जो है वो कौन सा बनेगा, डेल्टा 24। 39 अगेन देखो जी, अब गौर करें कि डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर से कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर, जैसे अभी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे। अगर डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर से 1 हो जाता है, इसका मतलब है 1/4
4 टाइम्स डिस्टेंस जो है वो रिड्यूस हो गया, 1/4 टाइम्स हो गया। 4 सेंटीमीटर से अगर 1 हुआ है तो ये 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर डिस्टेंस 1/4 टाइम्स होता है तो आपकी जो फोर्स है वो 16 टाइम्स इंक्रीज कर जानी चाहिए। तो इसमें आंसर आपका जो है वो 16 टाइम्स आंसर आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन में अगेन वही है जी, आपको फॉर्मूला जो है वो कौन सा यूज करना है, E इज इक्वल टू V बाय डी, और वोल्टेज भी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, वो 200 है, तो आंसर जो है 600/200 3 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, तो सिंपली आपका आंसर जो है डी यहाँ से सॉरी फाइंड करना है, तो ये आपका जो है वो आंसर आपका 3 मीटर आंसर आ जाएगा। सो इट्स सो इजी। अभी जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा रीज्वाइन करना है। जो क्वेश्चन आंसर है उसका सेशन होगा, साथ अपने मार्क्स